जय हिंद बच्चों। हमने पिछले अंक में जीव विज्ञान 11वीं के अध्याय 3 वनस्पति जगत में वनस्पति जगत को कितने भागों में बांटा गया है और उसमें पहला अंक जो कि शैवाल है उसके बारे में अध्ययन किया था और शैवालों को 3 वर्गों में बांटा था, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल स्टडी या गहन अध्ययन कराया था। इसी अंक को आगे चलाते हुए हमारा अगला वर्ग आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो हैं इसके अंतर्गत लिवरवर्ट और मॉस आते हैं। ये 2 वर्ग के सदस्य आते हैं। ये पहाड़ी या नम छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट को पादप जगत का जल स्थलचर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम जंतुओं में जानते हैं, जल स्थलचर मतलब ऐसे जंतु जो कि जल और स्थल दोनों पर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जैसे कि मेढक, फ्रॉग, वो अपना जीवन यापन जल में और थल पर दोनों जगह कर सकता है। ऐसे ही ब्रायोफाइटा वर्ग के सदस्य जल स्थलचर कहलाते हैं, जो कि जल पर में भी उग सकते हैं और स्थल पर भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं, स्थल पर भी उग सकते हैं। लेकिन लैंगिक जनन के लिए ये पूर्णतः जल पर ही निर्भर रहते हैं और ये नम या छायादार स्थान पर ही पाए जाते हैं। इनकी अगर हम पादप काय देखें, पादप काय का अर्थ होता है इनका शरीर। तो ये इनकी जो पादप काय रहती है वो शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है, अधिक बची हुई होती है या अधिक कॉम्प्लिकेटेड होती है। ये थैलस की तरह होता है जो कि सीधा होता है। ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकता है। ये भी जड़ों द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ होता है। इसमें वास्तविक मूल मतलब होता है जड़, तना और पत्ती नहीं होती हैं। इसमें मूल सम, तना सम या पत्ती सम हम इनको संरचना इनकी होती है कह सकते हैं। ब्रायोफाइट में ज़्यादातर जो है मुख्य काय जो रहती है वो अगुणित होती है। ये युग्मकों को उत्पन्न करते हैं। इसी क्रिया को हम युग्मकोभिद की क्रिया कहते हैं। युग्मकोभिद मतलब होता है इंग्लिश में गैमेट्स उत्पन्न करना। ब्रायोफाइटा में जो लैंगिक अंग उपयोग में लाए जाते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। नर अंग को पुधानी के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि फ्लैजिला पाया जाता है और इसमें जो फ्लैजिला पाया जाता है वो पुमंग उत्पन्न करते हैं और मादा या फीमेल अंग को स्त्रीधानी कहते हैं, जो फ्लास्क के आकार की होती है जिसमें कि अंडा होता है। पुमंग को जल के अंदर छोड़ दिया जाता है क्योंकि इसमें फ्लैजिला होता है। ये मूवमेंट चलन उस फ्लैजिला के द्वारा करता है और इसके बाद स्त्रीधानी के संपर्क में आते ही अंडों से यह जो है संलयित हो जाता है। फलस्वरूप युग्मनज, जिसको इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं, वह बन जाता है। युग्मनज में यानी कि जाइगोट में न्यूनीकरण विभाजन होता है। ये विभाजन, न्यूनीकरण विभाजन से तात्पर्य यहाँ है कम, बहुत ज़्यादा स्पष्ट ना हो, जिससे कि एक बहुकोशित स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट मुक्त जीवी नहीं होते बल्कि प्रकाश संश्लेषी युग्मकोभिद से जुड़कर रहते हैं और वहीं से अपना पोषण को प्राप्त करते हैं। फिर से मैं आपको ये बता रही हूँ, जो युग्मनज बनता है या जाइगोट जो बनता है उसके अंदर न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिससे कि बहुकोशित स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। ये स्पोरोफाइट मुक्त जीवी नहीं रहते बल्कि प्रकाश संश्लेषी युग्मकोभिद से जुड़ा रहता है और अपने पोषण को
प्राप्त करता है। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन फिर से होता है, जिससे कि अगुणित बीजाणु अंकुरित होके युग्मकोभिद का विकास करते हैं। युग्मकोभिद को अंग्रेजी में गैमेटोफाइट के नाम से जाना जाता है। ब्रायोफाइटा का अगर हम देखें तो आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ वर्ग इसके मॉसस वर्ग के जो चीज़ है या सदस्य हैं वह शाकाहारी, स्तनधारी और पक्षी और अन्य प्राणियों के लिए भोजन की तरह उपयोग होते हैं। इसी की एक जाति है जिसको स्फेग्नम बोला जाता है, उसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इस तरीके से जो है इसके कुछ सदस्य या कुछ जातियां भोजन के रूप में और कुछ जाति जैसे स्फेग्नम ईंधन के प्रयोग की तरह प्रयोग में लाई जाती हैं। बाकी इसका उपयोग जो है पैकिंग के लिए भी किया जाता है, क्योंकि इसमें पानी रोकने की क्षमता होती है। लाइकेन समेत ये जो मॉस हैं ऐसे सर्वप्रथम जीव हैं जो कि चट्टानों पर उगते हैं। इसका पारिस्थितिक दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत अधिक महत्व होता है। ये चट्टानों पे अधिकतर उगते हैं और अपघटित भी कर देते हैं चट्टानों को, जिससे कि इन चट्टानों पर उच्च वर्ग के पादपों को उगना सरल हो जाता है। चूँकि मॉस मिट्टी को सघन बना देते हैं, उस पर एक परत चढ़ा देते हैं, जिसके कारण कि वर्षा की बौछारें उस मिट्टी को बहाकर नहीं ले जाती, जिससे कि मृदा की हानि भी रुक जाती है। ब्रायोफाइट को दो वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला है लिवरबर्ट, दूसरा है मॉस। ब्रायोफाइटा को दो वर्गों में बांटा गया है, लिवरबर्ट और मॉस। लिवरबर्ट को मैं आपको पहले बता रही हूँ। इसका अगर हम वास स्थान देखें, रहने की जगह देखें, तो यह छायादार, नम, नदी के किनारे और पेड़ों की छाल में ही उगते हैं। इसके अलावा ये दलदली भूमि पर भी पाए जाते हैं। दूसरा इसकी संरचना देखते हैं। संरचना इसकी जो है वो थैले के आकार की थैला साब होती है, और ये थैलस पृष्ठ के अधर पर, मतलब पृष्ठाधर होता है, पृष्ठ के अधर पर होता है और अधः स्तर वाले पार्ट से अधः स्तर भाग से चिपकी हुई अवस्था में रहता है। पत्तीदार जो सदस्य होते हैं लिवरबर्ट के, उनमें पत्तियां छोटी छोटी होती हैं और वो तने पर दो कतारों के रूप में लगी हुई अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, अब आता है लिवरबर्ट में अलैंगिक जनन। लिवरबर्ट में अलैंगिक जनन इस थैले की आकार की जो संरचना हम जो बोल रहे हैं, इसमें विखंडन की क्रिया के द्वारा होता है। अलैंगिक प्रजनन ब्रायोफाइटा में विखंडन की विधि के द्वारा होता है। तो मैंने आपको बताया कि विखंडन क्रिया में एक विशेष संरचना बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जैमा। तो थैलस का विखंडन होने के उपरांत जो ये संरचना बनती है, विखंडन होने के उपरांत, उसको जैमा कहा जाता है। यह जैमा जो रहते हैं वो एक तरह की हरी ग्रीन कलर की बहुकोशिक अलैंगिक कलियां होती हैं, जो कि छोटे छोटे पात्र जैमा कप में पाई जाती हैं। मतलब जैमा कप के अंदर जो है छोटी छोटी जो कलियां पाई जाती हैं हरे रंग की, उनको जैमा कहते हैं। और ये जैमा एक्चुअली क्या होती हैं, विखंडन की क्रिया के उपरांत बनी संरचना है। जो थैलस का विखंडन हुआ था उसके बाद बनी संरचना होती हैं, और यही जैमा कप में से अपने पैतृक से अलग हो जाती हैं, अपने पेरेंट्स से अलग हो जाती हैं और नए पादप का निर्माण करती हैं। इस तरह अलैंगिक प्रजनन ब्रायोफाइटा के अंतर्गत होता है। अब देखिए लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर एवं मादा, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन या तो थैलस पर ही बनते हैं, उसी थैलस पर, या फिर दूसरे थैलस पर भी बनते हैं। अब हम स्पोरोफाइट देखें। इसका मैंने आपको लैंगिक अलैंगिक बताया। अब स्पोरोफाइट में एक पाद यानी एक पैर, सीटा और कैप्सूल
होता है। ये स्पोरोफाइट की संरचना है। मियोसिस, ये शब्द आपने 9th 10th में भी पढ़ा हुआ है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, माइटोसिस, मियोसिस, एमियोसिस। हिंदी में बोलते हैं समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। उसके कारण ही कैप्सूल जो रहता है उसमें स्पोर बनते हैं और स्पोर अंकुरण होने के कारण ही मुक्त युग्मकोभिद यानी गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। यह लिवरवर्ट के बारे में मैंने आपको बताया। ब्रायोफाइटा का अगला ग्रुप है, अगला वर्ग है मॉस। इसके जीवन चक्र, यदि हम मॉस के जीवन चक्र में देखें तो प्रभावी अवस्था, जो सबसे प्रभाव डालने वाली अवस्था रहती है, वो युग्मकोभिद का बनना होती है। ये 2 अवस्थाओं में कंप्लीट होता है। पहली अवस्था में पहला तंतु बनता है। पहला तंतु जो बनता है वो स्पोर भी बनाता है। ये हरे रंग के शाखित विसर्पी या तंतुमय होते हैं। दूसरी अवस्था जो रहती है वो पत्ती की तरह होती है, जो प्रथम तंतु के पर्वीय कली के रूप में ही उत्पन्न होती है, पार्श्वीय कली के रूप में ही उत्पन्न होती है। पार्श्वीय मतलब होता है साइड में, उसके साइड में ही कली के रूप में उत्पन्न होती है। यह एक पतला सीधा तना पर सल्पिल रूप में इसमें पत्तियां लगी रहती हैं। ये बहुशाखित होती हैं, बहुकोशिकीय होती हैं, जो कि जड़ों के द्वारा मिट्टी से चिपकी हुई रहती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं। इनमें लैंगिक अंग विकसित होते हैं। अब हम देखते हैं इनमें जनन। कायिक जनन इनमें विखंडन और मुकुलन की क्रिया के द्वारा होता है। विखंडन मतलब खंडों में टूटना, मुकुलन मतलब शरीर पे उभार जैसी संरचना का आना और फिर शरीर से ये उभार जैसी संरचना अलग होकर एक नए पादप को जन्म देती है। इसको मुकुलन की क्रिया कहते हैं। तो कायिक प्रजनन इनमें मुकुलन की क्रिया और विखंडन की क्रिया के द्वारा ही होता है। दूसरा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन लैंगिक अंग, जो नर लैंगिक अंग है उनको पुधानी और मादा लैंगिक अंग को स्त्रीधानी कहा जाता है। ये जो लैंगिक अंग रहते हैं वो पत्तीदार परों की चोटी पर स्थित होते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि पौधे में 2 भाग होते हैं। पहला भाग जो रहता है वो ज़मीन के अंदर होता है और एक भाग जो रहता है ज़मीन के ऊपर रहता है। तो जो भाग जमीन के ऊपर रहता है उसको परहो भाग कहते हैं और उस पूरे तंत्र को परहो तंत्र भी कहा जाता है। तो स्त्रीधानी पत्तीदार परहो की चोटी पर ही पाई जाती हैं। निषेचन के बाद वहाँ पर जाइगोट बनता है, जिसको हिंदी में युग्मनज कहते हैं, और उसी से स्पोरोफाइट उत्पन्न होते हैं। इनके स्पोरोफाइट को अपन 3 भागों में बांटते हैं, पाद, सीटा और कैप्सूल। स्पोरोफाइट इनका लिवरवर्ट के स्पोरोफाइट से ज़्यादा विकसित रहता है। कैप्सूल में स्पोर पाए जाते हैं जो कि मियोसिस की क्रिया के द्वारा ही बनते हैं। इसके सदस्यों के नाम है फ्यूनेरिया, स्फेग्नम और पॉलीटाइक्रम। अगला वर्ग आता है टेरिडोफाइटा। अभी हमने शैवाल पढ़ चुके थे, इसके बाद ब्रायोफाइटा पढ़ा। ब्रायोफाइटा में हमने लिवरवर्ट के बारे में पढ़ा, मॉस के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं टेरिडोफाइटा। ये वनस्पति जगत का तीसरा वर्ग है। इसको सजावट हेतु इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। फूल वाले जो अधिकतर फर्न है उनका उपयोग जो है वो सजावट के लिए किया जाता है। इन्हें सजावटी पौधों के नाम से भी जाना जाता है। विकास की दृष्टि से देखें तो ये पृथ्वी पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं। इनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं। संवहन ऊतक किसे कहते हैं? संवहन ऊतक को परिवहन ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। पौधे के अंदर खाने को सभी भागों पे पहुंचाने वाले, मिट्टी से जड़ों के द्वारा पानी को लेने वाले ऊतक होते हैं। तो इस तरह संवहन ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्लोएम और एक होता है जाइलम। तो हम देखते हैं कि फ्लोएम जो रहता है
वो बने हुए खाने को पूरे भाग में वितरित करता है और जाइलम जो है वो जल का परिवहन करता है। जीवाश्मी रिकॉर्डों के द्वारा हमें यह पता चला है कि लगभग 350 मिलियन पूर्व इसकी प्रभावी वनस्पति के रूप में देखे गए और तने रूप में ये वहाँ पाए जाते थे। अधिकांश जो है इसमें फर्न और हर्नेस चलाते हैं। टेरिडोफाइटा जो है ठंडे, गीले, छायादार और रेतीली जगह पर भी पाए जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कई शो प्लांट ऐसे होते हैं जिनको हम घर में रेत में रखकर भी उगा सकते हैं। इनकी पादपकाएं जो रहती है वो स्पोरोफाइट रहती है, जिसमें वास्तविक मूल यानी जड़, तना और पत्तियां होती हैं। सुस्पष्ट संवहन ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इसकी पत्तियां छोटी होती हैं जिन्हें लघुपर्ण कहा जाता है। इसका उदाहरण है स्लेजिनेला, इक्वेटियम इसके उदाहरण हैं। बीजाणु मात्र कोशिका से मियोसिस से बीजाणु बनते हैं। ये मात्र कोशिका की बीजाणुधानी में ही पाए जाते हैं, जो पत्ती की तरह बीजाणु पर्ण पर लगे हुए रहते हैं। कुछ टेरिडोफाइटा में बीजाणु पर्ण आपस में संघनित होकर एक स्पष्ट संरचना बनाते हैं, जिन्हें हम शंकु कहते हैं, जैसे कि स्लेजिनेला में देखने को मिलता है। मियोसिस होने के बाद इसमें बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होते हैं और एक अस्पष्ट जो संरचना या बहुत छोटा बहुकोश की मुक्त जीव को ये बना लेते हैं, और जिसमें कि प्रकाश संश्लेषी युग्मकोभिद बनता है, जिसे प्रोथैलस के नाम से भी जाना जाता है। इन युग्मकोभिद को उगने के लिए ठंडा और छायादार स्थान चाहिए होता है। ये विशिष्ट सीमित आवश्यकताओं में निषेचन की क्रिया करते हैं, इसलिए इनकी जो फैलाव है या भौगोलिक स्थिति है वो भी सीमित होती है। इसमें नर और मादा अंग अलग अलग होते हैं, या युग्मकोभिद में नर और मादा अंग अलग अलग पाए जाते हैं। नर को पुधानी और स्त्री अंग को स्त्रीधानी के नाम से जाना जाता है। पुमंग से पुमाणु निकलते हैं जो बाद में स्त्रीधानी के मुख तक पहुंचते हैं। उनको मुख तक पहुंचने में जल उनकी मदद करता है। स्त्रीधानी में जो भी अंडे पाए जाते हैं वो इससे मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। यह युग्मनज बहुकोशिकीय और सुस्पष्ट होता है। यह सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बनाता है। यही टेरिडोफाइटा का सबसे प्रभावी अवस्था का अंग या सबसे प्रभावी अवस्था का भाग कहलाता है। वनस्पति जगत का अगला है जिम्नोस्पर्म। इसमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं रहते हैं। जिम्नोस्पर्म का पहला ही लक्षण, सबसे बड़ा लक्षण यही माना जाता है। ये निषेचन के पूर्व या बाद में भी अनावृत रहते हैं, उस पर कोई कवरिंग नहीं पाई जाती। इनमें मध्यम, छोटे, लंबे सभी प्रकार के वर्ग के पौधे आते हैं। वृक्ष का उदाहरण है सिकुआ। इसके अंदर मूसला जड़ होती है। जड़ दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और झाकड़ जड़। जो मूसला जड़ है वो मेन रूट कहलाती है या टैप रूट कहलाती है, जो कि पूरे आधार से नहीं निकलती है। एक सिंपल रूट निकलती है, फिर उसके साइड में सहायक जड़ें निकलती हैं। इसके कुछ जीनस जो हैं वो मूल कवक के साथ भी, मतलब जड़ जो है कवक के साथ भी सहयोग प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसी जड़ों को हम कवक मूल के नाम से जानते हैं। इसका उदाहरण है पाइनस। जबकि कुछ जड़ें जो हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला साइनोबैक्टीरिया जो है उसके साथ सहयोग प्रदर्शित करती हैं, तो उन मूल को अपन प्रवास मूल के नाम से जानते हैं। उसका उदाहरण है साइकेस। इसका जो तना रहता है वो शाखित या अशाखित हो सकता है। पत्तियां सरल या संयुक्त हो सकती हैं।
इसकी पत्तियों की क्वालिटी या गुण होता है, ये ताप और नमी और वायु तीनों को सहन कर सकती हैं। अब शंक्वाकार पौधे, शंक्वाकार पौधे मतलब होता है शंकु के आकार के जो पौधे होते हैं उनमें पत्तियां सुई की तरह रूपांतरित रहती हैं और पत्तियों पर बहुत कम मोटी क्यूटिकल या गतिक रंध्रक होते हैं। अब ये गतिक रंध्र क्या हैं? इनको इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं। पत्ती जितनी अधिक चौड़ी होगी उतना ज्यादा पौधे में से पानी का लॉस होगा या हानि होगी। चूंकि पत्तियां सुई के रूप में है यानी कि पानी बाहर नहीं जा रहा है, इसलिए क्योंकि उसमें गतिक रंध्रक होते हैं या बहुत ज्यादा रंध्र नहीं होते हैं, कम होते हैं। अब जिम्नोस्पर्म के अंदर जो विषम प्रकार के बीजाणु होते हैं ये अगुणित भी होते हैं, लघु बीजाणु भी होते हैं, वृहद भी होती हैं। अगुणित मतलब और ज्यादा डिवाइड नहीं हो जाने वाले, लघु मतलब छोटे और वृहद मतलब बड़े। बीजाणुधानी में दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं और बीजाणुधानी में बीजाणु पर्ण पर ये होते हैं। बीजाणु पर्ण मतलब होता है बीजाणु पर पाए जाने वाली पत्ती नुमा आकृति। ये बीजाणु पर्ण तने पर सर्पिल के आकार की तरह लगे हुए रहते हैं और ये मिलकर सघन शंकु का निर्माण करते हैं। लघु बीजाणु जो है नर शंकु का निर्माण करते हैं। लघु बीजाणु जो है वो नर युग्मकोभिद संतति को भी उत्पन्न करते हैं जो न्यूनीकृत होकर कुछ कोशिकाओं तक ही सीमित रहती है। इस तरह इसमें परागकरण या हम इसको परागकण का बनने की क्रिया कहते हैं। जिस शंकु पर वृहद बीजाणु को गुरु बीजाणु के नाम से भी जाना जाता है उसे हम मादा शंकु कहते हैं। नर और मादा एक ही वृक्ष पर हो सकते हैं, इसका उदाहरण है पाइनस, या अलग अलग वृक्ष पर भी हो सकते हैं, इसका उदाहरण है साइकेस। ठीक है। अब है वृहद या गुरु बीजाणु जिसको कहते हैं वो मात्र कोशिका में मियोसिस की क्रिया के द्वारा 4 बीजाणु गुणों को बनाती है। जिम्नोस्पर्म में नर और मादा युग्मकोभेद ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा की तरह स्वतंत्र नहीं पाए जाते हैं, वे स्पोरोफाइट पर बीजाणुधानी में लगे हुए रहते हैं। इसी बीजाणुधानी से परागकण बाहर निकलते हैं और गुरु बीजाणु पर्ण पर स्थित बीजांड से एक क्षेत्र तक जाते हैं। इसको ले जाने का काम हवा के द्वारा संपन्न कराया जाता है। परागकण से एक पराग नलिका बनती है जिसमें नर युग्मक होता है। यह पराग नलिका जो है या पराग नली जो है वो स्त्री धानी की ओर जाती है और वहाँ पर शुक्राणुओं को छोड़ देती है जो कि नर युग्मक के दौरान उत्पन्न हुए थे। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, इंग्लिश में इसको जाइगोट कहा जाता है। इसी से भ्रूण भी विकसित होता है जिसको इंग्लिश में एम्ब्रियो कहा जाता है और बीजांड से बीज बनने लगते हैं, लेकिन ये बीज ढके हुए नहीं रहते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, बीजों का ढका नहीं होना यही जिम्नोस्पर्म का पहला गुण होता है। वनस्पति जगत का अगला वर्ग है एंजियोस्पर्म। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जिम्नोस्पर्म में बीज ढके हुए नहीं रहते हैं, एंजियोस्पर्म में बीज ढके हुए रहते हैं, यानी एक आवरण से घिरे हुए रहते हैं। एंजियोस्पर्म में परागकण और बीजांड विशिष्ट रूप से विकसित होते हैं या विशिष्ट संरचना में विकसित होते हैं। इस संरचना को कहते हैं पुष्प यानी फूल। जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजांड जो थे वो अनावृत थे, किसी कवर से ढके हुए नहीं थे। एंजियोस्पर्म
पुष्पी पादप होते हैं जिनमें बीज फलों के अंदर पाए जाते हैं। यह पादपों का सबसे बड़ा वर्ग है। इसका वासस्थान बहुत ज़्यादा व्यापक रहता है। इसकी माप सूक्ष्मदर्शी जीवों से लेकर, जैसे उसका सूक्ष्मदर्शी जीव का उदाहरण है बुल्फिया, ऊंचे वृक्षों तक हो सकती है, जैसे कि यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है 100 मीटर ऊंचाई तक हो सकता है। इनको भोजन, चारा, औषधि, ईंधन की तरह इसका आर्थिक महत्व है। यह दूसरे लोग इसका उपयोग करते हैं। दो वर्ग, एक पहला होता है एक बीजपत्री, दूसरा द्विबीजपत्री। तो दो वर्ग द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में अपन ने जो विभक्त किया है, उसमें से द्विबीजपत्री पौधों में बीज में 2 पत्र लगे हुए होते हैं, जबकि एक बीजपत्री में एक पत्र होता है। जो पुष्प में नर लैंगिक अंग पुंकेसर होता है, जिसको लघु बीजाणु पत्र भी कहते हैं। पुंकेसर में एक पतला तंतु होता है जिसमें उसकी चोटी पर, मतलब सबसे ऊपर वाले भाग पर परागकोश पाया जाता है। मियोसिस के दौरान इसी परागकोश में परागकण बनते हैं। पुष्प में मादा लैंगिक अंग यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन स्त्री केसर कहलाता है, और स्त्री केसर में अंडाशय होता है जिसको इंग्लिश में ओवरी कहा जाता है, जिसके अंदर एक या एक से अधिक बीजांड पाए जाते हैं। बीजांड के अंदर बहुत सी न्यूनीकृत मादा युग्मकोभिद होता है, जिसे हम भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश बनने से पहले उसमें मियोसिस की क्रिया होती है, जिससे कि भ्रूण कोश में प्रत्येक कोशिका अगुणित होती है। प्रत्येक भ्रूण कोश में 3 कोशिकाओं का अंड समुच्चय होता है, जिसमें एक अंड कोशिका होती है और 2 उसकी सहायक कोशिका होती हैं, जो कि इसको सहायता प्रदान करती हैं। इसके अलावा इसमें 3 प्रतिवयस्तांत कोशिकाएं भी पाई जाती हैं और ध्रुवीय कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। ये ध्रुवीय कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे कि द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बनता है। परागकोश जो है, परागकण परागकोश से निकलने के बाद कई एजेंसियों के द्वारा, जैसे हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, किसी कीट पतंगे के द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। यही क्रिया परागण कहलाती है। इंग्लिश में इसे पॉलिनेशंस के नाम से जाना जाता है। अब परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होने लगते हैं और परागनली बनती है, जिससे इस परागनली, यह जो परागनली है वो वर्तिकाग्र और वर्तिका के ऊतक के बीच होती है। होती हुई वहां से बीजांड तक पहुंचती है। परागनली भ्रूणकोण के अंदर जाती है, जहां पर यह फटकर 2 नर युग्मकों को छोड़ देती है। इस तरह नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होकर युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण करते हैं। दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयन करता है और त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश का केंद्रक बनाता है। चूंकि इसमें 2 संलग्न होते हैं, इसलिए हम इन्हें द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन मतलब 2 बार निषेचन होना। पहले निषेचन में जायगोट का बनना और दूसरे निषेचन में त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का बनना होता है। और द्विनिषेचन की क्रिया ही एंजियोस्पर्म का अद्वितीय गुण माना गया है। अब युग्मनज या जो जायगोट होता है वो भ्रूण में विकसित होता है और प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र भ्रूणपोष में विकसित होता है। दोनों में अंतर है। देखिए, जायगोट जो था वो भ्रूण
में विकसित होता है, एम्ब्रियो में विकसित होता है, जबकि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो दूसरी बार में निषेचित होकर बना था वो भ्रूणपोष में विकसित होता है। भ्रूणपोष एक विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है और इन घटनाओं के दौरान जो है बीजांड से बीज बन जाते हैं और अंडाशय से फल बन जाता है और निषेचन के बाद ये जो सहायक कोशिकाएं थी या प्रतिवयसांत कोशिकाएं थी ये सारी की सारी लुप्त हो जाती हैं। इस तरह एंजियोस्पर्म का जीवन चक्र होता है। अब मैं आपको अगला अंक में बता रही हूँ पादप जीवन चक्र या पीढ़ी एकांतरण क्या है। पादपों में अगुणित द्विगुणित कोशिकाएं माइटोसिस द्वारा विभाजित होती हैं। इसके कारण अलग अलग काय अगुणित या द्विगुणित बनते हैं। अगुणित पादप काय माइटोसिस के द्वारा युग्मक बनाते हैं। इनमें पादप काय जो रहती है वो युग्मकोभेद होता है और निषेचन के बाद युग्मनज भी माइटोसिस के द्वारा ही विभक्त होता है, जिसके कारण कि द्विगुणित स्पोरोफाइट पादप काय बनता है। इस पादप काय को मियोसिस के द्वारा अगुणित बीजाणु इसमें बनते हैं। ये अगुणित बीजाणु माइटोसिस के विभाजन के द्वारा पुनः अगुणित पादप काय बनाते हैं। इस प्रकार किसी भी लैंगिक जनन करने वाले पौधे के जीवन चक्र के दौरान युग्मकों जो कि अगुणित युग्मकोभिद बनाते हैं और बीजाणु जो कि द्विगुणित स्पोरोफाइट बनाते हैं उनके बीच संतति या पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण को एक पैटर्न से समझा जा सकता है। तो देखिए पहला देखते हैं कि पहले स्पोरोफिटिक मतलब बीजाणुओं की उद्भेद होना, बीजाणुओं का बनना। संतति में केवल एक कोशिका वाले युग्मनज में होता है। इसमें कोई भी स्पोरोफाइट मुक्त जीवी नहीं होता। युग्मनज में मियोसिस होती है जिसके कारण कि अगुणित बीजाणु बनते हैं। इन अगुणित बीजाणुओं में माइटोटिक डिवीजन के द्वारा गेमेटोफाइट बनते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी और मुक्त जीवी युग्मकोभिद होते हैं। इनके जीवन चक्र में को हम क्या कहते हैं, अगुणितक कहते हैं। ये बहुत सारे शैवाल इसका उदाहरण है, जैसे कि स्पाइरोगोयरा, वॉलवॉक्स। अब देखें कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जिनके अंदर द्विगुणित बीजाणुभिद में प्रभावी या प्रकाश संश्लेषी मुक्त होते हैं। ये जो युग्मकोभिद हैं जिनको अपन गेमेटोफाइट कहते हैं, ये एक कोश की या बहुकोश की हो सकते हैं। इनके जीवन की अवस्था को हम द्विगुणितक कहते हैं। अभी इसके पहले मैंने आपको एक गुणितक बताया था, ये अब द्विगुणितक है। और ये शैवाल जैसे कि फ्यूकस और में हमें देखने को मिलता है। और ये जो बीजांड पादप है उसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का भी ये अनुसरण करते हैं और इसमें जो गेमेटोफाइट बनते हैं वो कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। अब इसमें तीसरा देख रहे हैं हम कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट जो ग्रुप मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मिश्रित अवस्था देखने को मिलती है। दोनों ही अवस्था बहुकोश की होती है, प्रभावी या उनमें भिन्नता देखने को मिलती है। एक अवस्था में मुक्त प्रकाश संश्लेषी थैलाभ बनता है जो कि अगुणितक होता है, लेकिन ये अल्प आयु होता है और बहुकोशिकीय बीजाणुभिद में आंशिक रूप से जुड़कर अपना पोषण लेता रहता है और पीढ़ी एकांतरण करता रहता है। सभी ब्रायोफाइट में हमें इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। द्विगुणित बीजाणु उद्भिद मुक्त प्रकाश संश्लेषी या संवहनी पादप काय होता है। ये बहुकोशिकीय, मृतपोषी, स्वपोषी लेकिन अल्पायु वाले होते हैं जो कि पीढ़ी एकांतरण को प्रदर्शित करते हैं। तो इस पैटर्न को अपन अगुणितक जीवन चक्र के नाम से जानते हैं। बच्चों, हमने आज अध्याय 3 का वनस्पति जगत में का बचा हुआ अंक, जिसमें कि हमने ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म
और पीढ़ी एकांतरण के बारे में अध्ययन किया। अब मैं आपको गृह कार्य के कुछ प्रश्न दे रही हूँ, उनको आप हल कीजिए जिससे कि परीक्षा के लिए आपके अध्याय 3 की तैयारी हो सके। धन्यवाद।